नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी, और मैं कविता भारद्वाज इस पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पाठ पढ़ने से पहले जान लेते हैं मनु भंडारी जी के विषय में। मनु भंडारी, उनका जन्म 1971 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में है जो। उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में उनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये उनके कहानी संग्रह हैं। आपका बंटी महाभोज, ये उपन्यास है उनका। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में यह एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन भी हुआ उनका। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती हैं। प्रामाणिकता है, अनुभूति, एहसास है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अब जानते हैं पाठ के विषय में। एक कहानी यह भी जो पाठ है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। मतलब ये पाठ उन्होंने अपने जीवन के कुछ पहलुओं को लेकर अवश्य लिखा है, लेकिन उन्होंने कोई अपनी एक विशेष पूरी तरीके से आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में, अब आत्मकथा और आत्मकथ्य में अंतर समझ लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आत्मकथा अपने जीवन की संपूर्ण कथा, सिलसिलेवार तरीके से कब कब उनके जीवन में कैसे कैसे क्या क्या घटित हुआ, तो उसको सिलसिलेवार तरीके से अगर लिखते हैं तो वो आत्मकथा कहलाती है। लेकिन अपने जीवन के कुछ ही पहलुओं को कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ही उजागर करना, उनका ही वर्णन करना आत्मकथ्य कहलाता है। तो उन्होंने कोई आत्मकथा नहीं लिखी, बल्कि आत्मकथ्य शैली में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। जो पाठ है एक कहानी यह भी, मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर इसमें उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखकीय व्यक्तित्व मतलब उनके लेखन का जो ढंग है वो सुधारा, कैसे किन किन कवियों की चुनाव करके लेखकों की कविताएं या साहित्य पढ़ने को उनको प्रोत्साहित किया, बताया। तो उनके लेखकीय जीवन में बहुत महत्व है। और लेखिका ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को यहाँ प्रकट किया है कि एक साधारण लड़की जो है वो कैसे असाधारण बन गई। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। एक समय था 1946-47 जब भारत में आंदोलन ही आंदोलन हो रहे थे, पूरा देश उबल रहा था स्वतंत्रता के लिए। तो उस समय पर भी कोई भी अछूता नहीं रहा था, और उसी समय जो लेखिका हैं वो भी किशोरावस्था में थी और उनको भी उस आंधी ने अछूता नहीं छोड़ा था। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उनमें उसका जोश, ओज, संगठन क्षमता, मतलब सबको संगठित करके एक लीडरशिप क्वालिटी कह सकते हैं, उसका और विरोध करने का तरीका उनका जो है वो देखते ही बनता है। नेतृत्व करने की क्षमता उनकी ज़बरदस्त थी। तो उसको ही यहाँ पर उन्होंने अपनी बताई है। एक साधारण लड़की की असाधारण बनने की घटनाओं का उन्होंने इस पाठ में जिक्र किया है।
अब जैसे मैंने बताया कि उन्होंने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी। आत्मकथ्य मतलब उनके जीवन के कुछ पहलुओं को ही इस पाठ में उजागर किया गया है। चलिए पढ़ते हैं पाठ। एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा में थी। मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में उनका जन्म हुआ था, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है कब से? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। कहाँ पर? ऊपरी मंजिल में, जहाँ पर 2 मंजिला मकान था, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। मतलब ज़्यादातर समय पिताजी वहीं गुजारा करते थे, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। या तो मतलब उनका कमरा भी व्यवस्थित नहीं रहता था, बिखरा हुआ रहता था, उनके जीवन की तरह ही एक तरह से कह सकते हैं। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। व्यक्तित्व विहीन कहा गया है कि उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को, अपने बच्चों को दे दिया था। केवल उनके लिए ही उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लग गई थी, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उनका अपने व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने कभी नहीं जाना और ना ही उसके लिए काम किया। माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर, मतलब हमेशा पिताजी की और अपने बच्चों की आज्ञाओं का पालन करने में लगी रहती थी वो। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। पहले वो इंदौर में रहते थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी पहुँचे। तो इस तरह से एक समय था जब उनके पिताजी का नाम था, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी और वो सबकी सहायता भी करते थे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। मतलब 10-10 बच्चों को अपने घर पर रख कर पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, तो इस तरह से उनकी दरियादिली ही कहा जाएगा इसे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। कि एक तो संवेदनशील थे एक तरफ तो, लेकिन दूसरी ओर गुस्सा भी उनको बहुत आता था और उनका अहम भी बहुत बढ़ा हुआ था। पर यह सब मैंने केवल सुना। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने पिताजी की जो अच्छी चीज़ें उनके बारे में सुनने को केवल उन्होंने सुनी थी। ये सब उन्होंने देखा नहीं था। देखा तब तो इन गुणों के भग्नावेश को ढोते पिता थे। भग्नावेश खंडहर एक तरह से, मतलब वो उनको अब टूटे हुए खंडहर कह सकते हैं, जो कभी उनके जीवन में मान सम्मान था वो समाप्त हो गया है। तो उसकी बस यादों को ही लेकर वो जी रहे हैं। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाने का काम किया। जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो दी, बहुत दी, पर अर्थ नहीं। अर्थ मतलब पैसा, यहाँ धन से है। धन वो नहीं कमा पाए इतना ज़्यादा, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। उनके व्यक्तित्व के जितने भी सकारात्मक पहलू थे निचोड़ना शुरू कर दिया, मतलब वो समाप्त होने शुरू हो गए, धीरे धीरे कम होते चले गए। उनके जीवन में नकारात्मकता ही जो है वो घर करती चली गई। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम जो बहुत अत्यधिक बढ़ा हुआ था, उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। मतलब अपनी विवशताओं में वो किसी को भागीदार नहीं बनाते थे, अपनी परेशानियों को वो किसी से नहीं कहते थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, जो व्यक्ति हमेशा शीर्ष पर रहा है, हमेशा सम्मान प्रतिष्ठा मिली उसे, लेकिन उसके बाद रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, उसके बाद उसे हाशिए पर चले जाना मतलब उसका सब कुछ छिन जाना और समाप्त होती चली जाना, वो जो स्थिति उसकी पहले थी। तो उसने उन्होंने जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती, थरथराती रहती थी। हमेशा वो उनकी माँ को डांटते रहते थे
तो और वो मजबूर होकर उनकी हर बात को मानती थी, सुनती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें थी, अपनों के हाथों ही उनको विश्वासघात मिला था, तो उसकी जो चोट थी वो इतनी गहरी थी, वे जिन्होंने आँख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शकी बना दिया। जो वो पहले सब पर विश्वास करते थे, आँख मूंद पर सब पर विश्वास कर लेते थे, उनकी आर्थिक जो परेशानी, उसके बाद जो धोखा मिला उनको, उसके कारण वो इतने शकी बन गए कि जब जब हम लोग भी उसकी जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आ जाते थे, वो भी उनके क्रोध का भागी बन जाते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है। वो कहती हैं कि मैं इसलिए नहीं बता रही कि उन्हें अपने पिताजी के बारे में बताना है इतना सब कुछ, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ, क्या देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन-सी खूबी और ख़ामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने-बाने में गुँथी हुई हैं। उनके जीवन की कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी खूबियाँ हैं या ख़ामियाँ हैं, खूबी मतलब अच्छाई, ख़ामियाँ, कमज़ोरी, कि जो उनके व्यक्तित्व में वो स्वयं अपने व्यक्तित्व में पाती हैं, या फिर अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर मतलब बिना चाहते हुए, बिना जाने ही उनका जो व्यवहार था लेखिका के प्रति, उसके कारण उनके भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, ग्रंथियों को जन्म दे दिया, मतलब उनके अंदर ऐसी हीन भावना को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल भी थी। अब वो बचपन से दुबली भी थी, मरियल से भी कमज़ोर भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी थी, उनको गोरा रंग पसंद था। सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हँसमुख बहन सुशीला से हर हाल में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी थी। अब हमेशा वो उनकी बड़ी बहन जो थी, सुंदर थी, गोरी थी, उनकी ही उनके सामने प्रशंसा करते थे, जिसके कारण लेखिका के अंदर एक तरह से हीन भावना पैदा हो गई थी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। उनको आज वो जब अपने जीवन को देखती हैं तो आज भी उनमें वही हीन भावना अपने आप में वो महसूस करती हैं। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का ज़िक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने-गड़ने को हो जाती हूँ। तो उन्हें मतलब वो सहन नहीं कर पाती हैं इतनी तारीफ़, क्योंकि उनको पहले कभी नहीं मिली, उनके अंदर हीन भावना घर कर गई थी। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती, अपने आप पर उनको विश्वास नहीं रहा। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता था कि ऐसे ही हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी-कभी भन्ना-भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनकी शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। जिस अपने पिताजी के शक्की स्वभाव को लेकर भन्ना-भन्ना जाना, मतलब वो उनको गुस्सा आता था, और वही उनके अंदर भी वो खुद को अपने अंदर भी महसूस करती हैं। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, जो उनके पिताजी के अंदर शक पैदा हो गया था, जो पहले आँख मूंद कर सब पर विश्वास करते थे, अब वो हर एक चीज़ पर शक करने लगे थे। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। वो स्वयं भी उन्हीं का जो है कुछ अंश अपने भीतर भी पाती हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। कुंठा मतलब एक झुंझलाहट, प्रतिक्रिया उनके तरह ही, प्रतिछाया अपने आप को उन्हीं की छाया वो मानती रही। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। मतलब भारी भिन्नता ही एक तरह से अपनी पीढ़ियों को नकारने का काम यहाँ पर होता है, तो उनके अंदर वो जड़ें गहरी बैठ जाती हैं। समय के प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशा में बहा कर ले जाएं, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से मुक्त नहीं ही कर पाता। जैसे लेखिका अपने आप में मानती हैं, वो इतनी बड़ी लेखिका हैं, आज भी वो अपनी उपलब्धियों पर जो है नहीं कर पाती विश्वास, तो वही वो हीन भावना ही उसका एक कारण उसको वो
मानती हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब उनके पिताजी जैसे थे, उनके विपरीत व्यक्तित्व की थी उनकी माँ, जो बेपढ़ी लिखी थी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। माना जाता है कि धरती ही सबसे ज़्यादा सहनशील है, तो अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि वो धरती से भी ज़्यादा सहनशील थी। पिताजी की हर ज़्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को ज़िद को अपना फ़र्ज़ समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी कि अपनी किस्मत, प्राप्य मतलब अपना भाग्य, अपनी किस्मत मानकर पिताजी की हर ज़्यादती को वो सहन करती थी, बच्चों की उचित और अनुचित सभी फरमाइशों को वो स्वीकार करती थी, उनको पूरा करने की कोशिश करती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा उन्होंने अपने जीवन में किसी से कुछ चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा, शायद उनको अपने सारे भाई बहनों को अपनी माँ से प्रेम तो था ही, सहानुभूति भी थी, तो उसी से उपजा जो लगाव था माँ के साथ था। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग, असहाय थी वो। उनके पिताजी उनको डांटते रहते थे, क्रोध करते रहते थे, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी, कुछ मांगा नहीं उन्होंने, अपने लिए कुछ नहीं चाहा। तो उनका ये त्याग जो था वो कभी उनका आदर्श नहीं बन पाया, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब वो अपने बारे में बताना चाह रही हैं, तो अब वो अपने बारे में बताना चाहती हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, वो 5 भाई बहन थे और उनमें सबसे छोटी थी। सबसे पहली बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। सबसे बड़ी बहन की विवाह की जो याद है, एक धुंधली सी याद उनके मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरे में गुड्डे गुड़ियों का ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का भी काम किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। जो उनके भाइयों का जो दायरा था, घर के बाहर ही वो ज़्यादा रहते थे और हमारी सीमा थी घर, और उनकी सीमा थी घर। मतलब घर भी आज की तरह नहीं केवल अपना घर, वहाँ पर आस पड़ोस भी मायने रखता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। अब पूरे मोहल्ले में फैली रहती थी, मतलब सिर्फ अपना घर ही घर नहीं होता था, पूरा मोहल्ला ही एक तरह से अपना घर होता था। तो वहाँ तक जाने आने में किसी को कोई मनाही नहीं थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मैंने बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया। पड़ोस कल्चर जहाँ पूरा आस पड़ोस ही अपना घर होता था, सभी मिलजुल कर रहते थे, अपनी खुशियाँ अपने दुख बांटते थे, वहीं पर आज जो फ्लैट कल्चर है उसके कारण हम असुरक्षित हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। उन्होंने अपनी अनेक कहानियों के इसी मोहल्ले से संबंधित कुछ लोगों को अपने कहानियों का पात्र बनाया है। जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था, 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है, सभी उनके मोहल्ले के थे। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। जब कहानियाँ लिखनी उन्होंने शुरू की, जब उन्होंने सोचा किसके बारे में लिखे, तो उनको वो अपनी मोहल्ले के जो पात्र थे, लोग थे, वही कहानियों के रूप में, पात्रों के रूप में दिखाई दिए। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था। इतने वर्षों तक उनकी सबकी यादें जो कि तो उनकी याद उनके मस्तिष्क में बसी हुई थी और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। अब उनकी कहानियों में वो उतरते चले गए, उन्होंने उन्हें अपनी कहानियों में स्थान दे दिया। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। तो
महाभोज उनका एक लेख है जिसमें उन्होंने दास साहब के बारे में लिखा है। यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था, यह एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक पास की और 16 वर्ष की हो गई तो उसका विवाह करने योग्य हो जाती थी लड़की। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कोलकाता चली गई। उसकी जो बड़ी बहन थी, मंजुली बहन थी, उसकी भी शादी हो गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पहली बार उन्हें अपने होने का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, मतलब जिस आयु में अब विवाह के योग्य जो लड़कियां हो जाती थी उनको गृहिणी बनने के और पाक कला में निपुण बनने के नुस्खे बताए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई घर से दूर ही रहूं। वो नहीं चाहते थे कि मनु जो है वो रसोई घर में ज़्यादा जाए और इन घर के कामों से वो दूर रहे, वो यही चाहते थे। रसोई घर को वे भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना, भट्टी जहाँ पर जलती रहती है और उस भट्टी में, रसोई में, उस भट्टी में वो ऐसा मानते थे कि लड़कियां अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यताओं को भट्टी में झोंक देती हैं और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। बहस होती रहती थी। एक मैंने अभी शुरुआत में बताया था जैसे आपको, स्वतंत्रता प्राप्ति का 46-47 का समय था जब पूरा देश उबल रहा था। हर जगह राजनीतिक मतलब जमावड़े होते थे और बहसें होती थी। तो ये उनका पिताजी का प्रिय शौक था। चाय पानी का नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। जब जो लोग घर में आते थे उनको नाश्ता देने वो जाती थी तो उनको भी पिताजी साथ में बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के में चारों तरफ क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। पार्टियों में किस तरह से मतभेद था उनको समझ उस समय नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था। उनको क्रोध आता था जब ये सुनती थी कि उन्होंने कैसे कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया है। तो 10वीं कक्षा तक यह आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए कि किस लेखक की क्या अहमियत है, किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, जैसे ही 10वीं पास करके 1945 में वो फर्स्ट ईयर में आई थी, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखना मतलब पढ़ना लिखना सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बन गया था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी वहाँ पर। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया। साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। पहले वो कोई भी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर देती थी, लेकिन उन्होंने अब उनको चुनाव करके चुन कर किताबें पढ़ना सिखाया। खुद चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीते न बीते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। मतलब इन सभी लेखकों के बारे में उन्होंने पढ़ा और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सहज सरल वाक्यों वाली शैली ने मुझे बहुत आकृष्ट किया, मतलब अपनी ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। सुनीता, ये उनका उपन्यास है, बहुत अच्छा लगा उन्हें। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा ज़रूर, पर उस समय मैं मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। उस समय उनकी आयु शायद इतनी नहीं थी या उनका ज्ञान इतना नहीं था कि उसको वो समझ सकें।
कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। उन्होंने फिर से दोबारा से उसको पढ़ा और इस बार कुछ समझ के साथ पढ़ा। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। मूल्यों का मंथन हो रहा था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनी धारणाओं से के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। सब कुछ धुंधला हो रहा था। पाप और पुण्य की अवधारणा समाप्त हो गई थी। सही गलत सब कुछ, क्या सही है क्या गलत है, सभी पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी उन्होंने समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था। पिताजी ने उनको बैठने के लिए कहा था, जैसे वो चाय पानी देने जाती थी, तो जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था वो अब आगे बढ़ने लगा। उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। अब शीला अग्रवाल ने उनको सक्रिय भागीदारीता में जोड़ दिया। अब वो केवल बहस और राजनीतिक दलों के जमावड़े तक ही सीमित नहीं थी, अब वो स्वयं भी उस आंदोलन में सक्रिय भागीदार बन रही थी। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना असंभव था भला, संभव था भला। मतलब जब पूरा देश उबल रहा था, आंदोलन चल रहे थे, भारत को आज़ाद कराने का जो हमारा आंदोलन था वो चरम सीमा पर था, तो कोई भी युवा उस समय पर कैसे बैठ सकता था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। मतलब हर शहर में यही हो रहा था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। एक पागलपन था एक तरह से। हर युवा उससे जुड़ना चाहता था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। उनकी बातों ने जो उनके अंदर एक तरह से खून जो बह रहा था उसको उबाल ला दिया था। मतलब उनके उत्साह भर दिया था। पूरे दमखम के साथ वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली थी। और जो स्थिति थी यह थी कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में भी बवंडर मचा था, शहर में तो मचा ही हुआ था। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं। पिताजी केवल इतना चाहते थे कि उनकी उपस्थिति में ही जो घर में लोग आ रहे हैं उनके साथ वो उठे बैठें और जाने समझें। केवल हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना। वो वैसे अपने आप को आधुनिक मानते थे। लड़कियों को रसोई घर में जाना एक तरह से उनकी प्रतिभा को भट्टी में झोंकना मानते थे। फिर भी वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी जो है शहर में हड़तालें करवाती फिरे। उनके लिए मुश्किल हो रहा था तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। अब वो उनके अंदर भी जो आज़ादी का आंदोलन इतना उनके अंदर आंदोलन के लिए इतना पागलपन भर चुका था कि वो भी अब उस सीमित दायरे में नहीं चल सकती थी। जब रगों में लहू के जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, निषेध मतलब मना किया गया हो किसी चीज़ के लिए, वर्जनाएं जो रोक टोक है, और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। उन्होंने अपनी शादी तक भी उनका ये सिलसिला, अपने पिताजी से टकराव का जो सिलसिला था वो चलता रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा, मतलब यश प्राप्त करने की लालसा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। वो चाहते थे कि उनको यश मिले, मान सम्मान मिले, उनके बच्चों को भी मान सम्मान मिले, और उसके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। वो मानते थे कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। नाम हो, सम्मान, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा, वर्चस्व हो, मतलब उनके थोड़ी बहुत चलती हो, उनका लोग मानते हों उनकी बातों को। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच भी गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि कॉलेज अंग्रेज़ों का था
तो वहाँ पर जो गतिविधियाँ वो कर रही थी, उसके कारण प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ने जो था अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कि उसकी पत्र भेजा। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, तो इस तरह से वो गुस्सा थे, क्रोधित थे इस बात को देखकर। किसी ने ये दिन नहीं दिखाया, गुस्से में भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा, अब उनको अनुमान था कि लौट कर आएंगे तो बहुत क्रोधित होंगे। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए, मतलब थोड़ा गुस्सा कम हो जाए, तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो बहुत खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे जो कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा। अब पिताजी बड़े खुश थे, गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा दूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, आश्चर्यचकित। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। पहली बार उनके पिताजी उनकी इस तरह से जो भी घटनाएं घट रही थी उस पर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, तो उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक और घटना आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था, पुकार की गई थी कि सभी हड़ताल में शामिल हों। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बड़ा जुलूस उनको वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यहाँ मुख्य चौराहा था पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी के एक निहायती दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी, मतलब उनकी गर्मी उतार दी जो उनको गर्व था। अरे उस मनु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? तो इस तरह से उनके एक मित्र ने इस तरह से उनके पिताजी को इस तरह से मान मर्यादा का एक तरह से वो बताकर और उनको भड़काने की कोशिश की। वे तो आग लगा कर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, मतलब क्रोधित करते रहे। बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। इस सबसे खबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मनु। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही, चौपड़ मतलब वो जो मुख्य चौराहा था वहाँ का, सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। अभी इस तरह की बातें उनको पहले दिन में तो उनके एक मित्र ने मान सम्मान का हवाला दिया था कि किस तरह से उनकी बेटी हड़तालें करवाती फिर रही है, और अब उनके एक बहुत परम मित्र थे वो मनु की तारीफ़ कर रहे थे। तो अब वो उनके पिताजी को भी एक तरह से सुझाव दे रहे हैं कि आप भी कभी निकला करो, देखा करो क्या हो रहा है घर के बाहर। यू हैव मिस्ड समथिंग। अब वो कह रहे हैं उनके जो मित्र हैं कि भंडारी जी आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, और वे धुआंधार तारीफ़ करने लगे मनु की। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। पहले संतोष हुआ कि चलो उनकी बेटी कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर रही, और वो उनकी बातें सुनकर वो अब संतोष जो था वो धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। उनको अपनी बेटी पर गर्व होता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली कि चलो
आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना ही समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, कि उस समय मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी, मेरा भाषण भी कितना रहा होगा उस समय पर। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुँह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। मतलब एक समय था जब लड़कियों को ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, बाहर नहीं निकलती थी लड़कियां, और उस समय पर एक लड़की जो है एक पूरी भीड़ का नेतृत्व कर रही हो, तो एक एक तरह से आश्चर्य की बात ही कही जाएगी। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। एक तरह से वो ये मानते थे कि लड़कियों को सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरा, फिर वो ये भी मानते थे कि घर से बाहर निकलकर सक्रिय भागीदारी भी वो नहीं चाहते थे। अपने समाज में मान प्रतिष्ठा का भी उनको बहुत ध्यान था। तो इस तरह से वो अंतर्विरोधों में जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, कि एक वो और तो वो विशिष्ट बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी वो उतने ही जागरूक थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता तो टकराहट का है, कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। अगर कुछ विशिष्ट बनना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाल दिया गया। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। मतलब उनके आने जाने पर रोक लगा दी गई। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। अगस्त में उनको 3rd ईयर खोलना ही पड़ा, इतना हुड़दंग उन्होंने मचाया। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर परिचित प्रतीक्षित खुशी, प्रतीक्षित मतलब जिसकी प्रतीक्षा बहुत समय से थी, खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, मतलब छोटी पड़ गई। जीत, एक तो कॉलेज खुलने की खुशी तो थी, 3rd ईयर उनको खोलना पड़ा, लेकिन वो खुशी जो है एक जो लंबे समय से चिर प्रतीक्षित, जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी, उस खुशी के सामने छोटी पड़ गई। कौन सी खुशी थी? और वो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हो गया था, उस आज़ादी की खुशी ने इस कॉलेज खुलने की जो खुशी थी उसको एक तरह से वो छोटी पड़ गई थी। इतनी बड़ी खुशी उस समय पर मिली थी। तो पाठ हम पढ़ चुके हैं, आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।